हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कंपनी अकाउंट्स चैप्टर की। देखो यार, अकाउंट्स में कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, वो पर्टिकुलर चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में वेटेज रखता है, एंड सेकेंड थिंग, उतना मार्क्स पाने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक वहाँ से पढ़ने होंगे। तो 15 नंबर की बात हम कर रहे हैं तो दो तरीके हैं। पहला, आपके पेपर में सिर्फ सीधे सीधे 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, और दूसरा तरीका है 10+5 मार्क्स। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि 2 मार्क्स में भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल वेटेज अगर चेक करें कंपनी का तो 17 मार्क्स का है। बट थ्योरेटिकल पोर्शन पे ना जाके जरा वो 15 नंबर कैसे आएंगे वो चेक कर लेते हैं। मॉड्यूल कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, जो चीज़ बताता जा रहा हूँ एक कंप्लीट ओवरव्यू करने वाला हूँ आपके इस चैप्टर का। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक में कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। देखो, जो सबसे पहला टॉपिक है आपका शेयर का, तो पहले जरा लिख लो आप कहीं ना कहीं कि भाई आपका ये जो टॉपिक है ये 10+5 मिनिमम 15 मार्क्स तो आपको दिला के जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप कह सकते हो कि आपके लिए वो एक स्कोरिंग बात है, बट मुझे ऐसा लगता है एक प्रॉब्लम है। क्लास 12th में जिन बच्चों ने मेजॉरिटी जो की है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, उन्होंने कंपनी पढ़ लिया है। अब क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें आता है, तो ये रीज़न है कि वो इस चैप्टर पे थोड़ा एफर्ट कम डाल दें। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सीए फाउंडेशन में अगर कोई टॉपिक आपको पहले से आता है उस पर और ज़्यादा एफर्ट डालिए। जैसे अकाउंट, आपको बेसिक डिटेल्स पता है तो अकाउंट्स में 90+ चले जाओ। जो 200 नंबर का एक वेटेज रखता है ना, 400 में 200 नंबर, अगर आप अकाउंट्स में अकेले 90 ले लो, इकोनॉमिक्स आपका पहले से रहा है, वहाँ मैक्सिमम मार्क्स ले लो, 45 या 50 के आसपास चले जाओ अगर आप, तो आपका ना 200 नंबर वाला पंगा खत्म हो जाता है। ऐसे सोच के देखो। तो जरा बात करते हैं कि शेयर से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। सर देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है फॉरफीचर एंड री इशू। ठीक है जी, मैक्सिमम टाइम ये पर्टिकुलर टॉपिक 5 मार्क्स में आया है। अभी तक 4 ही बार पेपर हुए हैं और ये 5 नंबर में दिखा गया है। सेकंड, अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट। लेकिन क्या सर सिंपल प्रो राटा अलॉटमेंट है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। ये है अलॉन्ग विथ फॉरफीचर। ठीक है जी। अब ये इस टॉपिक में होता क्या था, अगर आपको ज़रा भी ध्यान हो, अप्लाइड कुछ हुआ है, अलॉट कुछ कर रहे हो, मतलब आपने शेयर इशू कुछ किया और एप्लीकेशन ज़्यादा शेयर की आ गई, जिसको आप लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हो। वहाँ पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये राइट्स मिलते हैं कि शेयर होल्डर को कितना अलॉटमेंट करना है। और अलॉटमेंट के 3 सिनेरियो थे। पहला, जहाँ फुल अलॉटमेंट करते थे, मतलब जितना शेयर मांगा है उतना अलॉट कर दिया। दूसरा, पार्शियल अलॉटमेंट करते थे, मतलब जितने शेयर की डिमांड वो एप्लीकेशन दे रहा है, अप्लाइड कर रहा है, हम उसको अलॉट उससे थोड़ा कम करते थे, थोड़ा कम। फिर आता था नील, जिसको हम बोलते थे कोई अलॉटमेंट नहीं होना। वहां पे क्या होता था कि प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, अलॉन्ग विथ फॉरफीचर, उनमें से कोई 1-2 शेयर होल्डर होते थे जो कि नालायक निकल जाते थे। तो यहाँ पे वो टॉपिक कवर करना है। और ये टॉपिक जब आपका आता है पेपर में तो 10 मार्क्स के राउंड आता है। फिर एक टॉपिक है आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक नहीं आया है अभी तक, बट ध्यान रखेंगे अगर ये टॉपिक आया तो 5 नंबर के आसपास आएगा। सर इसमें क्या होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एसेट्स खरीदते हो, फिर एसेट्स खरीदने के बदले मुझसे पेमेंट ना करके शेयर इशू करते हो। क्या तरीके होंगे सर, आप परचेज करोगे फिक्स टू वेंडर, एंट्री जो होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर का आपको, तो मेक श्योर कि आप चीज़ सुने बहुत ध्यान से। जो चीज़ लगती है इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप एसेट्स खरीदते हो, ठीक है, पहला स्टेप परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर। सेकंड नंबर पे ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड नंबर पे कई बार आप पार्शियल पेमेंट करते हो, 40% 30% पैसा दे दिया, जो पैसा बच रहा है उस पैसे के बदले आप उन्हें शेयर देते हो। अब शेयर पार प्रीमियम पे हो सकता है, क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लिख लो, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, या फिर इश्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट पेबल, जितना पैसा देना है, डिवाइड बाय रेट, या आप जो भी वैल्यू लगा लो। अगर वो प्रीमियम है तो ऐड कर देना, अगर डिस्काउंट या फिर पार वैल्यू है तो सेम रखना, डिस्काउंट पे लेस। तो ये हो गया पहले सिनेरियो में। अब बात आती है डिबेंचर की। देखो यार, डिबेंचर की बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है वो कौन सा है, तो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कि 5 मार्क्स में आता है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑब्लिक करके आपके मॉड्यूल में चेक करना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पता होगा, 12th में था, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टॉपिक है जहाँ पे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। या फिर एक टॉपिक आता है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी। सर यहाँ पे क्या होता है,
ये टॉपिक आपका इंटर में भी था। कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या होता था, आप किसी पर्टिकुलर बैंक से लोन लेते थे, आप सिंपल एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, फिर उसके बदले में आप उसे सस्पेंस वाली एंट्री क्या करते थे, कोलेटरल देना। क्या एंट्री था, डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर सस्पेंस, जो एंट्री आप पास करते थे। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी ये टॉपिक हो गया। फिर ऐसे जैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो यहाँ पे भी सेम टॉपिक कंसिडरेशन अदर देन कैश आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब सर बात आती है आपके अगले टॉपिक की, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस पे इंटर में बच्चों ने थोड़ा कम एफर्ट डाला होता है, हालांकि इसका एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूं, जो नहीं देखा प्लीज़ कवर कर लीजिएगा उसे, ठीक है जी। तो जरा चेक करते हैं। सबसे पहली बात सर, यहाँ पे आपको बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जिन बच्चों ने पढ़ रखा था हमसे उनको ध्यान होगा, इसकी मैंने बड़ी ही कमाल की ट्रिक दी थी कि आपको इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने हैं, मस्त सा प्रॉफिट आ जाएगा। एक्सपेंस कैसे याद करने हैं वो भी समझाया था, जिन्होंने वीडियो नहीं कवर किया डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे आपको बनानी होगी कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये तो हुए सर टॉपिक की बात, इतने टॉपिक पढ़िए और 15 नंबर मस्त से ले जाइए, एक बड़ी कमाल की डील है। अब जरा दिखाता हूँ कैसे कैसे है। अपना मॉडल देखिए जरा आप, मॉडल में आप यहाँ चेक करेंगे तो ये यहाँ से कंपनी अकाउंट का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू कंपनीज में कुछ नहीं, सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेड्यूल 3 में आता है, दो टॉपिक है। फिर आता है इशू फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, यहाँ पे चेक करेंगे तो लास्ट में 2.11 पेज नंबर पे जो दिया गया फॉरफिचर ऑफ शेयर, री इशू और इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक। डिबेंचर की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कोलेटरल सिक्योरिटी, कंसिडरेशन अदर देन कैश। इतना ही पढ़ना है सर, इतना पढ़ लेने से 101% है, ये 15 नंबर कहीं नहीं जा रहे। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पर जरा बात कर लेंगे। देखो यार, सबसे पहले मैंने आपको बता दी क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे वो बताता हूँ। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि क्योंकि आपको ऑलरेडी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने पहले भी हमारे देखे होंगे जहाँ हमने चैप्टर पढ़ा रखा है, तो टॉपिक ऑलमोस्ट आपको क्लियर है। बस आपको अब क्या करना है, आज की डेट में जब आप आज हमारा वीडियो देख रहे हो, कल शाम 6 बजे की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी जहाँ पर हमने बताया था कि भाई कंक्लूजन दिया आपको एक तरीके से कि एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा उसका पंगा हटाओ। और मैंने कल भी बोला था कि आज से हम क्लासेस दोबारा स्टार्ट करेंगे अपनी 42 डेज चैलेंज की, तो इस वजह से आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जब क्वेश्चंस की बात आएगी तो एक बात हम ध्यान रखेंगे, हमें मैक्सिमम टाइम क्या करना पड़ता है सर, जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। घर पे भी जब आप प्रैक्टिस सेशन में हो तो कोशिश करिएगा आप 2 चीज़ों पर काम करने की, पहला फॉर्मेट, दूसरा नरेशन। और आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बट ईमानदारी से सोच के देखो, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप क्या प्रॉपर फॉर्मेट करते हो, क्या नहीं, आप सिंपल ऐसे ऐसे खींचते हो और चालू। नरेशन तो लिखा नहीं लिखा पता नहीं चलता है, ठीक है। और हाँ, ब्लैक पेन तो यूज़ करो ही, अभी ये तो आपको मालूम ही है। तो ज़रा बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। देखो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा जिसके आने के चांसेस होते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट की। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमें प्रो राटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन पिक करते वक्त इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग नोट। इसको बच्चा अक्सर अवॉइड कर जाता है। वर्क नोट में क्या क्या चीज़ें वर्क करेंगी, सबसे पहला वर्क नोट में आपको जो कंप्यूट करना होगा वो है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सर ये निकलेगा कैसे, उस बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखो, जब भी प्रो राटा क्वेश्चन आए तो 2 चीज़ें कर लीजिएगा। सबसे पहले ये छोटा सा कॉलम बनाइएगा, आप टेबल के थ्रू क्वेश्चन प्लीज़ ना लगाएं। अगर आपको किसी ने सिखा रखा है कोशिश करें उसको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है जी। तो ज़रा देखिए, अप्लाइड लॉटेड का टॉपिक है। पहला हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि आपका कुछ वैल्यूज ऐसी आ रही हैं, चेक करके देखते हैं जैसे किस तरीके से आपको अप्लाइड होगा और आप उसको कैसे अलॉट करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर बात आती है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट से हमेशा ज़्यादा होगी, और ये रीज़न है कि ये पर्टिकुलर केस किस नाम से, प्रो राटा अलॉटमेंट। अब एग्जांपल लेके चेक करते हैं। मान लीजिए कि आपका कुछ एक वैल्यू है, हम एक ऐसी एवरेज एग्जांपल ले रहे हैं, 40,000 to 40,000, ठीक है, 30,000 to 20,000 एंड 10,000 to nil। चलिए ऐसे एग्जांपल लेके चेक करते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 80,000 की और ये वैल्यू हो गई 60,000 की। मतलब साफ, मैंने आपसे बोला प्रो राटा अलॉटमेंट में 3 सिनेरियो है। पहला, जहां बोलते हो फुल अलॉटमेंट, दिख रहा है आपको 40,000 के लिए एप्लीकेशन आई, हमने 40,000 अलॉट कर दिया। दूसरा, पार्शियल अलॉटमेंट, 30,000 की एप्लीकेशन आई, हमने 20,000 अलॉट कर दिया।
तीसरा नील, जहाँ पे हमने 10,000 की एप्लीकेशन आई और हमने कुछ भी नहीं अलॉट किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई मिस्टर एक्स हैं, कोई मिस्टर वाई हैं, अब ये अलॉटमेंट के बाद पैसा नहीं दे रहे, ये फर्स्ट कॉल के बाद पैसा नहीं दे रहे, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। तो आपको ना सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है। कैसे आएगा सर, जरा देखिए, आपको यहाँ से कंप्यूटेशन जानी है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकलेगा। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर कितने अलॉटेड हैं इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है जी, ये आप लिखोगे माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सर क्या मतलब हुआ इसका, देखो जरा, मान लो 500 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी, 300 हमने उनको अलॉट कर रखा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना, बेसिक सी चीज़ है। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैसे निकालोगे सर, सिंपल है, आपको 500 में से 300 माइनस करना है, ठीक है, 200 शेयर का वैल्यू एक्सेस है इनटू रेट किसका, एप्लीकेशन का चार्ज करना, ठीक है जी, रेट ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन रेट लिखिए। अब इसको यहाँ से लेस कर देंगे और फिर अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ये नॉट रिसीव्ड वाले को आप ऐसे भी समझ लो, सेम लाइन यहाँ चिपका दो, सेम लाइन यहाँ चिपका दो। क्या होगा सर इससे, देखो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड वाले में आप ऐसे ना करके या तो ये एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन पे एक्सेस कितना मिल गया है, 80,000 वालों को 60,000, और मान लो कि यहाँ पे 10,000 को नील हुआ तो 30,000 वालों को 20,000 अलॉट किया, कितना एक्सेस निकल गया, 10,000। क्या करेंगे, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, तो सिंपली यहाँ पे 10,000 लिखो और रेट लगा दो, बहुत ही बेसिक सी बात है ना, और माइनस कर दो क्योंकि ऑलरेडी रिसीव हो गया है, लेस होगा। फिर हम क्या करेंगे, अगेन यही लाइन दोबारा से लिखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है जी। क्या करेंगे सर, कितना शेयर अलॉट हुआ है, इस कंडीशन में जाएंगे, 300 शेयर अलॉट हुआ है सर, अलॉटमेंट का रेट लगाएंगे, ध्यान से समझना, माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, समझ आ रहा है क्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 500 में से 300 कितना रिसीव हो चुका है, 200, एप्लीकेशन का रेट लगाओ, मल्टीप्लाई करो, वैल्यू माइनस करो, इसमें से टोटल लेस होगा, जो आया ये अमाउंट रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पे। अब सवाल ये है, क्या हम यही निकालना चाह रहे थे, ये तो अलॉटमेंट की एंट्री करने के लिए है, बट ये जो पैसा है ये आपको फॉर फ्यूचर में मदद करने वाला है, समझ आई क्या बात, तो इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है सर। इसके बाद वर्क नोट में एक पॉइंट और आता है जो आखिरी में जाके करना पड़ता है आपको, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, इसको ज़रूर से ज़रूर दिखाइए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कई बार मैं देखता हूँ बच्चा रट के बैठा है, क्या रटा है सर, बहुत ही बेसिक सी चीज़ रट के बैठता है, वो कहता है सर जब हम फॉरफीट कर रहे होंगे तो जितना हमने शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया हुआ है, अगर इशू के टाइम पे हम जब री इशू कर रहे हैं शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है जिसको डिस्काउंट कहते हैं, तो क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस करो, आंसर आ जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, आंसर आ सकता है, लेकिन वो कंडीशन है जब फॉरफीटेड शेयर और री इशूड शेयर दोनों के नंबर सेम हो। अगर री इशूड शेयर कम ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो नहीं उसका कम हो गया, तो फिर दिक्कत है। तो फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है, लिख लीजिए साथ में, फॉरफीटेड अमाउंट अपॉन फॉरफीटेड शेयर इनटू री इशूड शेयर माइनस लॉस ऑन री इशू, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, मस्त आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये काम अब आप कैसे करोगे, मैंने भी आपको कंसेप्ट दे दिया, बट आपकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है सर। मॉड्यूल में प्रैक्टिस क्वेश्चन बेहद कम है सर। क्या करेंगे सर, आज रात 9 बजे टेलीग्राम पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखो यार, 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा होता है, एक बात और है 10 नंबर में भी कई बार इसी एक टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आता है, 2 पार्ट में, ए और बी,
आपके पहले इससे पिछले पेपर्स में इस तरीके से क्वेश्चन आया है, यहाँ एक फॉर फ्यूचर क्वेश्चन, यहाँ एक फॉर फ्यूचर क्वेश्चन, रीइश्यू के साथ दोनों है। बस फर्क क्या बनता है, कॉल्ड अप वैल्यू की कमी, कॉल्ड अप वैल्यू डिफर करती है। कॉल्ड अप वैल्यू से मेरा मतलब है जब आप रीइश्यू कर रहे होते हो तो कई बार आप वैल्यूज अलग दिखा देते हो, समझ आ रहा है। फॉर फ्यूचर के टाइम पे कॉल्ड अप वैल्यू चेंज कर देते हो, मतलब हमने फाइनल कॉल मांगी नहीं, फाइनल कॉल नहीं मांगोगे तो कॉल्ड अप वैल्यू इफेक्ट आएगा ना, वो चीज़ें दिखानी है। अब प्रैक्टिस करनी बड़ी है ज़रूरी है, क्योंकि आपको टॉपिक आ रहा है, आपकी इनर गट फीलिंग है कि मुझे आता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही मैं जो आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, फिर मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट का टॉपिक भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, और हम और आप मिलके एक काम ज़रूर कर लें, ये एश्योरेंस दे अपने आप को कि कंपनी से 15 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। जरा मॉड्यूल ओपन करिए, कुछ एक पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ जिन्हें आज आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 16 टिक कर लीजिएगा, 15 इलस्ट्रेशन नंबर 16, 15 एनालिटिकल टेबल से नहीं बनाएगा, ध्यान रखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, 7, 15, 16 शेयर की बात मैं कर रहा हूँ इस वक्त। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 3 ज़रूर लगा लीजिएगा। ओके, शेयर हो जाएगा, डिबेंचर पे जाइएगा। आज पहले शेयर ही करिए, डिबेंचर रहने दीजिए। एक टॉपिक पे कमांड करिए, बिकॉज शेयर पे बहुत सारे टॉपिक हैं और मैक्सिमम टाइम शेयर से ही क्वेश्चन बने हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। बस क्या करना है सर, इस वीडियो के बाद ये वाला टॉपिक कवर करने के बाद प्रैक्टिस करने बैठ जाइएगा। पहले मॉड्यूल ख़त्म करिएगा, रात 9 बजे टेलीग्राम पे वेट ज़रूर करिएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। और हाँ, जब आप ये टॉपिक कवर कर लें मुझे एक बार इन्फॉर्म ज़रूर कर दें इसी वीडियो में आके कि टास्क कंप्लीट हो गया, सो दैट मुझे लगे हाँ भाई काम हो गया है। तो इतना ज़रूर कर लीजिए। मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपकी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।